राहुल गांधी ने अचानक भारतीयों को एक चेतावनी दी है। ये कहा है कि एक आर्थिक सुनामी आने वाली है, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है और ऐसी सुनामी भारत ने नहीं देखी होगी। अब जब राहुल का ये बयान आया है तब आसपास क्या हो रहा है ये देख लीजिए। एक तरफ ईरान लगातार बरस रहा है, ईरान और यूएस में कोई नेगोशिएशन नहीं हो पा रही है। दूसरा, ट्रंप का मोदी पर दबाव है। अमेरिका ये सोच रहा है कि भारत पर 12% टैरिफ और लगा देते हैं। इसी बीच में भारत में एक बड़ा स्कैम सामने आया है, राजेश स्कैम, और ये LIC से जुड़ा हुआ है। और इसी बीच में भारत सरकार ये सोच रही है कि हम विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स हटा देते हैं ताकि इससे निवेश और बढ़े, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो, रुपया गिरने से बचे। अब ये सब कैसे आपस में कनेक्टेड हैं और आपके लिए क्यों ज़रूरी है, आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, तब आपको ये पूरा माजरा समझ में आएगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है कि राहुल ने अचानक क्यों कहा कि आर्थिक सुनामी आ रही है, क्या ये आपकी जेब पर असर डालेगा। दूसरा है, ईरान के नए हमले से कैसे दुनिया हिल गई है। तीसरा है, भारत में ये राजेश स्कैम कौन सा सामने आया है। चौथा है, ट्रंप का मोदी पर नया दबाव क्या है। और पांचवा है, क्यों सरकार विदेशियों के लिए कैपिटल गेन्स टैक्स हटा रही है। ये सब कैसे जुड़े हुए हैं आपके पैसों से, आपको यही समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि ये 5 बड़ी खबरें आपस में कैसे जुड़ी हुई है। सबसे पहली खबर यही है कि ईरान के जो टेंशन है, वेस्ट एशिया के जो टेंशन है, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और आपको पता है, जब तक ये जंग वाली स्थिति रहेगी तब तक कच्चे तेल की कीमतें हाई रहेंगी और हमारे लिए महंगाई हाई रहेगी। दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप ये प्लान कर रहे हैं, यानी अमेरिका ये प्लान कर रहा है कि भारत पर और 12.5% टैरिफ लगाते हैं। इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे लोग और बेरोजगार हो जाएंगे और हमारा रुपया और गिर जाएगा। तीसरी तरफ भारत सरकार ये सोच रही है कि विदेशी निवेशकों के लिए हम कैपिटल गेन्स टैक्स, जो कि अराउंड 12.5% होता है, उसको हटा देते हैं ताकि विदेशी निवेशक हमारे मार्केट से पैसा निकाले नहीं बल्कि और डालें। एक और खबर यह है कि राहुल गांधी ने यह कहा कि देखिएगा, 1 साल में मोदी जो है प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मोदी सरकार इमरजेंसी लगा सकती है। मोदी सरकार ये बता नहीं रही है आपको कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है और हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हम इससे निकल नहीं पाएंगे। और 5वीं खबर यह है कि कैसे भारत में एक नया राजेश एक्सपोर्ट स्कैम सामने आया और कैसा ये आपके LIC के पैसों से जुड़ा हुआ है, आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले आप राहुल का वो बयान सुनिए जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, न मोदी कुछ कर रहे हैं और न कर सकते हैं। ये बयान सुनिए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में, पूरा इंफॉर्मेशन है। धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना है, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। हालांकि देखिए, जैसे ही ये बयान वायरल होता है तो बीजेपी के अमित मालवीय सामने आते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी बस डर फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, भारत के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है, लेकिन हमारे में रेजिलियंस है। हम इसको कहीं ना कहीं, जैसे हमने कोविड और पहले की इकोनॉमिक क्राइसिस को संभाला है, वैसे हम ये भी संभाल लेंगे। फिर अमित मालवीय ने बहुत सारे आंकड़े दिए हैं कि कैसे भारत अभी भी मजबूत स्थिति में है। फिर अमित मालवीय ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को पैनिक बेचना कम कर देना चाहिए। जो सुनामी आई थी वो 2013 में आई थी, 2014 के बाद से मोदी सरकार ने इस देश को संभाला है। तो अमित मालवीय ने कहा कि जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं वो गलत है। अब मैं आपको बताती हूं कि इस वक्त दुनिया में चल क्या रहा है और आपको ये जानना क्यों जरूरी है, यह आपस में जुड़ा हुआ कैसे है। एक तरफ तो एक आज CCTV फुटेज आती है
कि ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया। ये साइड में आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, यानी कि ईरान, यूएस और खाड़ी देशों का ये जो टेंशन से ही रुक नहीं रही है, वो बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच में अगर आप देखेंगे तो भारत ने भी इस पे जवाब दिया, क्योंकि कुवैत में हमारे एक आदमी की मौत हो गई है, यानी एक भारतीय की मौत हो गई है। एमईए ने इस पर एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंडेम किया है, आलोचना की है कि ये ठीक नहीं है, ये रुक जाना चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ कौन है वो भारतीय। इनका नाम था मंसूर अहमद रहमान। ये मध्य प्रदेश के थे। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ तो ये वहीं पे थे, और आप देखिए कि ये बस अपना टिकट इन्होंने करा रखी थी, भारत आने ही वाले थे, उधर टेलर का काम कुछ करते थे, और वहां उनकी मौत हो गई है। फिर आप देखिए दो और खबर इस युद्ध से रिलेटेड। एक तरफ तो कोई भी नेगोशिएशन में प्रोग्रेस नहीं है, ईरान और यूएस किसी भी एक बात पर समर्थन नहीं दे पा रहे हैं, ये युद्ध को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप चाहते हैं कि ये बढ़ता रहे युद्ध, लेकिन उन्हीं के खुद के लोग, उन्हीं के खुद के नेता, उन्हीं का खुद का हाउस ये कह रहा है कि ये ईरान की वॉर खत्म कर देनी चाहिए। तो ट्रंप के खिलाफ उन्हीं की संसद में वोटिंग हुई है। फिर आप आगे देखिए, जब ये सब कुछ चल रहा था तो भारत में एक नया स्कैम सामने आ गया। नाम है राजेश स्कैम, राजेश एक्सपोर्ट स्कैम, नाम आपने पहला सुना होगा। ये एक तरीके से भारत की सक्सेस स्टोरी है, और यहाँ पर कितना घोटाला सामने आया है, तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का खेल हुआ है। और इससे आपको पता है क्या हुआ है, राजेश एक्सपोर्ट्स में LIC के 10.8% शेयर हैं। अब LIC में किसका पैसा लगा हुआ है, आपका और हमारा, हमारी सेविंग्स कहाँ जाती है, LIC में जाते हैं। उसी LIC ने राजेश एक्सपोर्ट्स पे पैसे लगा, यानी शेयर्स खरीदे थे। अब वही पूरा का पूरा बैन हो गया है। मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये हुआ क्या है। तो देखिए, राजेश एक्सपोर्ट्स, आपने नाम तो सुना होगा, इंडिया की सक्सेस स्टोरी है। हेडक्वार्टर इनका बेंगलुरु में है, और ये ना गोल्ड जाइंट कहे जाते हैं, ग्लोबल गोल्ड जाइंट। अब हुआ क्या, खबर क्या है, जून 3 को सेबी कहता है कि भाई इन लोगों ने घोटाला किया है और हम जांच कर रहे हैं, इनको अभी हम मार्केट से बैन कर रहे हैं। इनके जो ओनर हैं राजेश मेहता, और इनका ये जो पूरा साम्राज्य है, इनको हम मार्केट से हटा रहे हैं। अभी ये बिल्कुल भी जो है स्टॉक मार्केट में नहीं आ पाएंगे। अब आरोप क्या लग रहे हैं, क्योंकि अभी तो जांच जारी है। आरोप ये लग रहा है कि 2021 से 2025 के बीच में इन लोगों ने 15.15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। ये मिल ही नहीं पा रहा है पैसा, कि गया तो गया क्या, 15 लाख करोड़ रुपए। आप जान रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये। पूरी की पूरी जो दलाल स्ट्रीट है वो हिल चुकी है इस बात से। शुरुआत कैसे होती है, एक कंप्लेन जाती है सेबी के पास इनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ। फिर अक्टूबर 2024 में सेबी जांच शुरू करता है। अच्छा, आरोप ये भी लगे कि ये राजेश एक्सपोर्ट्स वाले सही से दस्तावेज नहीं दे रहे थे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो इसलिए सेबी को बहुत परेशानी आई। अब मैं आपको बताती हूँ 5 आरोप कौन से लगे हैं। पहला आरोप यह है कि 2021 से 2025 के बीच में इनका जो रेवेन्यू आ रहा था वो सारा स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है वालकम्बी, वहां से आ रहा था 99%। लेकिन जब सेबी वहां पहुंची तो उनका जो अकाउंट है वो मिसमैच हो गया, यानी वेरीफाई नहीं हो पाया। एक तरीके से ये जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, जो कि एक गोल्ड रिफाइनरी है, वहां से राजेश एक्सपोर्ट्स पूरा बिजनेस कर रहा था, लेकिन सेबी जब वहां पहुंचा तो उसको सबूत ही नहीं मिले, और सामने आया कि तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला हुआ है, ये अमाउंट मिल ही नहीं रहा है। अब देखिए, अगर ये आरोप सही होता है तो इससे क्या होगा, ये भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम बन जाएगा रेवेन्यू मिसमैच के मामले में, और ये हमारे मार्केट के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको अब बताती हूँ दूसरा आरोप क्या है। दूसरा आरोप यह है कि इन्होंने 1000 करोड़ से ज़्यादा अफ्रीका में गोल्ड माइनिंग एसेट में इन्वेस्ट किए, लेकिन इसके भी सबूत नहीं मिले। फिर तीसरा है, इन लोगों ने तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया एफ्लुएंस शेयर्स से, लेकिन जब एफ्लुएंस शेयर्स के पास सेबी पहुंची तो एफ्लुएंस कंपनी ने कहा कि भैया हमारे तो ये क्लाइंट ही नहीं है। तो जब क्लाइंट ही नहीं है राजेश, तो इन्होंने ये 22,000 करोड़ रुपया गया कहाँ? इन्होंने तो अपने रिकॉर्ड में बता रखा था कि हमने एफ्लुएंस शेयर के साथ बिजनेस किया है, लेकिन एफ्लुएंस खुद कह रहा है कि भैया हमारे साथ कोई नहीं है, राजेश एक्सपोर्ट्स हमारे क्लाइंट नहीं है। डी यानी कि चौथा आरोप देखिए, राजेश मेहता के पर्सनल अकाउंट में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा डाले गए। सोचिए, कंपनी अकाउंट से राजेश मेहता के पर्सनल अकाउंट में 7 करोड़ से ज्यादा डाले जाते हैं, और यह बात सेबी को बताई नहीं जाती है। फिर उसके बाद
कुछ दिनों के अंदर अंदर कुछ अमाउंट वापस कंपनी को दे दिया जाता है राजेश मेहता के पर्सनल अकाउंट से। अब उस पैसे का आपने क्या किया, जबकि कानूनी तौर पर यह अलाउड नहीं है। पांचवा आरोप यह है कि राजेश एक्सपोर्ट्स में LIC के 10.8% शेयर है। यह आरोप नहीं है, यह फैक्ट है। LIC जिसमें आपकी और हमारी सेविंग्स लगी हुई है, उस LIC के 10.8% जो शेयर हैं उन्होंने राजेश एक्सपोर्ट्स के खरीद रखे हैं, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट भी ताक पर है। अगर आरोप सही निकलते हैं ये सारे के सारे, तो पूरे मार्केट में शेयर होल्डर्स जिन्होंने भी राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस किया है, उनको 12,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा हो सकता है। एक तरीके से 13,000 करोड़ ही मान लीजिए। तो इतना बड़ा घाटा हमारे शेयर मार्केट में राजेश एक्सपोर्ट्स की वजह से लग सकता है। लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स का जवाब यह है कि यह आरोप गलत है, अभी भी सेबी की जांच जारी है और ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। अब मैं आपको बताती हूं कि जयराम रमेश ने क्या कहा है। कांग्रेस ने यह सवाल उठाया कि भाई ये सारा घोटाला हो गया, लेकिन सवाल यह है कि LIC ने कैसे इस कंपनी पर भरोसा कर दिया जिस कंपनी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया। हाउ कुड LIC हैव मिस सच अ ह्यूज फ्रॉड टेकिंग प्लेस इन अ कंपनी इन विच इट हैज इन्वेस्टेड। मतलब ये LIC के एक्विजिशन पर एक बड़ा सवाल उठाता है, ये कांग्रेस कह रही है। अब एक और क्या चल रहा है, ये सब तो चल ही रहा था, इसी बीच में ट्रंप ने ये फाइनलाइज किया है, यानी अमेरिका ये सोच रहा है चलो भारत पर हम लोग 12% और टैरिफ लगा देते हैं। एक तरफ तो इन लोगों की टीम दिल्ली में है, अमेरिका की टीम दिल्ली में है, हम एक डील पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग ये कह रहे हैं कि भारत पे टैरिफ लगा देते हैं। ये तो दबाव वाली राजनीति हुई। तो विपक्ष तो यही कर रहा है कि मोदी को दबाव में लाया जा रहा है, मोदी पर दबाव लगाया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बताऊं ये ऐसा हो क्यों रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि भारत समेत साउथ कोरिया, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, जापान और भी बहुत सारे देश हैं, 50 से ज़्यादा देश हैं, ये लोग क्या करते हैं, बंधुआ मजदूरी कराते हैं। और बंधुआ मजदूरी कराकर अगर ये प्रोडक्ट हमको कोई बेच रहे हैं तो हम तो नहीं लेते। तो इसलिए क्योंकि इन लोगों के पास बंधुआ मजदूरी पर कोई कानून नहीं है, यानी कि कोई कुछ भी नहीं है, इन लोगों के स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं है, तो हम इन पर 12%, 12.5% और टैरिफ लगाते हैं ताकि किसी के साथ गलत ना हो। यह है तर्क अमेरिका का। अब देखिए, आपको पता है कि कुछ हमारे ऑब्वियसली जो अभी जो रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका भारत पे लगाता है वो अभी तकरीबन 18% है। अगर ये 18% में ये लोग 12.5% और लगा देंगे, यानी कुल टैरिफ कितना हो जाएगा, 30%। 30% टैरिफ का मतलब आप जानते हैं, सपोज आज मैं भारतीय बिजनेसमैन हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट बेचा 100 रुपए का। अब मैं चाहती हूँ कि यूएस की कंपनी या यूएस के लोग मेरे उस 100 रुपए के प्रोडक्ट को लें, लेकिन जब 18% टैरिफ है तो वो प्रोडक्ट यूएस के लिए 118 का हो जाता है। लेकिन अगर 30% टैरिफ है तो वही प्रोडक्ट यूएस के लिए 130 रुपए का हो जाता है। तो जब भारतीय प्रोडक्ट वहां पर जो यहाँ 100 रुपए का है वहां 130 का मिलेगा, लेकिन जो दूसरे देश हैं, वियतनाम, मैक्सिको, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इन सब के और सस्ते मिल रहे हैं, तो अमेरिका का आदमी कौन सा प्रोडक्ट लेगा भाई? सेम प्रोडक्ट है तो वो भारत का महंगा वाला प्रोडक्ट लेगा इतने टैरिफ पे, या फिर इन सस्ते प्रोडक्ट में इन देशों के प्रोडक्ट लेगा। और अगर हमारे प्रोडक्ट नहीं लिए तो हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ नहीं चलेगी, हमारे लिए यहाँ पर जॉब क्राइसिस हो जाएगी, हमारे इकोनॉमी में असर पड़ेगा, हमारे एक तरीके से पूरी, आप चाहे फिर उसको देखिए रुपये से ही, रुपया कमज़ोर होगा, अभी इतना कमज़ोर चल रहा है, 100 के पार हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ये सोच रही है, अभी तक फाइनलाइज नहीं है, लेकिन सरकार ये सोच रही है क्योंकि लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि विदेशी निवेशक भारत की इकोनॉमी से पैसा निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, विदेशी निवेशकों को बोलते हैं कि भारत आप पे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाएगा। कैपिटल गेन्स टैक्स 2024 के यूनियन बजट में भारत सरकार ने कहा था कि हम लगाएंगे 12.5%, लेकिन अब वो जो टैक्स है वो विदेशी निवेशकों पे नहीं लगाएंगे, ताकि विदेशी निवेशक इधर पैसा डालें, भारत की इकोनॉमी में पैसा डालें, और जब विदेशी निवेशक भरोसा दिखाएंगे तभी हमारी थोड़ी इकोनॉमी ठीक हो पाएगी और रुपया होल्ड हो पाएगा, वरना तो 100 के पार चला जाएगा। देखिए, जैसे कि मैं आपको यही बता रही थी, जयराम रमेश ने फिर कहा कि भाई ये तो साफ बता रहा है कि मोदी गवर्नमेंट पैनिक वाली स्टेज में है। ये तो वही बात हो गई जो शुरुआत में राहुल गांधी कह रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है और सरकार पैनिक मोड में है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है। तो जयराम रमेश कह रहे हैं कि यही करना पड़ेगा जो 2024 में खुद ने सरकार ने 12.5% लगाया था,
कैपिटल गेन्स क्या है, अब वो विदेशी निवेशकों के लिए खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी निवेशक तो टैक्स के बिना यहां पर इन्वेस्ट करें, लेकिन जो डोमेस्टिक यानी कि जो भारत के निवेशक हैं उनके ऊपर दबा के टैक्स लो। अब लोग इस पर प्रक्रिया देने लगे हैं कि एन इंडियन इन्वेस्टर हैज टू पे टैक्स, लेकिन जो वो बाहर का निवेशक है उसके लिए कोई टैक्स नहीं है। ये क्या बात हुई? और ये क्यों कर रही है सरकार? सरकार अगर ये करती है तो इसलिए क्योंकि इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत से पैसा निकालकर डाल रहे हैं अमेरिका में, डाल रहे हैं साउथ कोरिया में, डाल रहे हैं ताइवान में। ताइवान और साउथ कोरिया का मार्केट भारत से आगे निकल गया है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बहुत आगे हैं। तो अभी जैसे ही मार्केट में कुछ भी होता है ना तो निवेशक डर जाते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट सेंटिमेंट पे काम करता है। अभी डर जाते हैं तो अब जैसे भारत का रुपया गिर रहा है, इकोनॉमी अगर कमज़ोर होती है तो विदेशी निवेशक यहाँ से अपना पैसा निकालकर अमेरिका डाल देंगे, जहाँ ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पर उनका पैसा बढ़ सके। तो अगर मैं आपको आंकड़ा बताती हूँ, विदेशी निवेशकों ने 2026 में अब तक 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा निकाल लिया है। इस आंकड़े को ऐसे समझिए कि 2025 पूरे साल में निवेशकों ने 2.5 लाख करोड़ निकाला था, लेकिन अभी तो हाल ऐसे हैं कि जो पिछला पूरे साल में निकाला था वो तो अभी तक ही निकाल चुके हैं विदेशी निवेशक। अभी तो 6 महीने और बचे हैं इस साल के। इतना तो आंकड़ा अभी ही छू दिया है। इनफैक्ट मई की बात करती हूँ तो 32,000 करोड़ से ज़्यादा विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाल दिया। और अगर ऐसे ही निकालते रहे, अगर विदेशी निवेशक पैसा निकाल दे तो इसका मतलब ये होता है कि भारत की इकोनॉमी पर हमको भरोसा नहीं है। अगर विदेशी निवेशक पैसा निकाल देते हैं तो उससे जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारा मार्केट है वो हिल जाता है, हमारा रुपया कमज़ोर हो जाता है और हमारी बार्गेनिंग पावर कमज़ोर हो जाती है, और इसलिए ही कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस आती है। लेकिन अब ये सब कहाँ लेकर जाएगा भारत की इकोनॉमी को, ये तो वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।